मुंबई के नागपाड़ा इलाके के मोरलैंड रोड पर जारी शाहीन बाग का एहतजाजी धरना आज 12वें रोज में दाखिल हो चुका है। कोऑर्डिनेशन कमेटी ने रियासती वजीर दाखिला की यकीन दहानी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एहतजाज को खत्म करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन मुंबई शाहीन बाग के एहतजाज को खत्म करने से खवातीन ने इनकार कर दिया है। एहतजाज में गांधी जी के पड़पोते तुषार गांधी ने आज शिरकत करके खवातीन के एहतजाज को जिला बख्शी, उनकी हिमायत की। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने तुषार गांधी और दीगर एहतजाजियों से बात की। मैडम आपा एक मिनट रुकना, आपा उसके बाद मुंबई शाहीन बाग में जो है वो प्रोटेस्ट जारी है। आप देख सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर खवातीन जमा है और आज शाम में 5 बजे प्रोटेस्ट खत्म करने की बात की थी कुछ सियासी लीडरान ने। उसके बावजूद जो है वो हज़ारों की तादाद में यहाँ पर खवातीन का मजमा जम चुका है और यहाँ पर जो है वो तुषार गांधी जो कि महात्मा गांधी के पड़पोते हैं वो भी यहाँ पे आ चुके हैं। तुषार जी, आप ये बताइए कि मतलब कुछ लोग यहाँ पर हैं जो कह रहे हैं कि मतलब प्रोटेस्ट को ख़त्म होना चाहिए। होम मिनिस्टर ने यह आश्वासन दिया है कि या महाराष्ट्र में CAA और NRC को लागू नहीं किया जाएगा, तो मतलब ऐसे में आप यहाँ पर आए हैं, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, मैं तो यहाँ आया हूँ मेरी बहनों का हौसला अफजाई करने के लिए और उनके जज्बे को दाद देने के लिए। महाराष्ट्र सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि ये जो विरोध है वो केंद्र सरकार के कारण है, वो महाराष्ट्र सरकार का इससे कोई मतलब नहीं है। पर अगर महाराष्ट्र सरकार इस विरोध के साथ सहमत है तो इनकी आवाज़ केंद्र तक पहुंचाने में उन्होंने मदद करनी चाहिए। और जब तक केंद्र सरकार की नींद नहीं उठती और जनता का आवाज़ उनके कानों तक नहीं पहुंचता, तब तक ये बंद नहीं होना चाहिए, ये चलता ही रहना चाहिए। ये लड़ाई लंबी लड़ाई है और इसको लड़ने की ताकत हम में होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि मतलब यहाँ पर पुलिस इस बात की कोशिश कर रही है कि यहाँ की औरतों को उठाया जाए, उनको जो है बाय फोर्स यहाँ से हटाया जाए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जो ये ऑक्यूपेशन है वो इलीगल है, यहाँ परमिशन नहीं है। और 5 बजे तक टाइम दिया गया था, लेकिन अभी जो है वो 5 बजने वाला है, लेकिन हजारों की तादाद में यहाँ पे खवातीन है। नहीं, ये देखिए, विरोध जब होता है, जब इनकलाब होता है तो किसी कानून की परमिशन से नहीं होता, वो लोगों के जज्बे से होता है। और लोगों का जज्बा जब तक है तब तक कोई कानून उनको तोड़ नहीं सकता। इसलिए ये परमिशन वाली बात से मैं मुखालफत करता हूँ। कितना लंबा चलेगा ये प्रदर्शन? क्योंकि जो है वो मोदी जी भी कह रहे हैं कि मतलब फिरका परस्तों को ताकत देने के लिए ये प्रदर्शन चालू है। ये कब तक चलेगा, ये इनके जज्बात पे है, इनकी हौसले पे है, इनकी ताकत पे है। इसमें मेरा कोई कहना या उसमें मेरा कोई मैं कुछ बोल नहीं सकता उसमें। अच्छा, आप ये बताइए कि पुलिस हटाने की कोशिश करें आप लोगों को और ये कहा जा रहा है कि 5 बजे तक एहतजाज को खत्म किया जाए, ऐसे में आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हम यही बोलना चाहेंगे कि हम यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि हम क्यों हटे? गवर्नमेंट, हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने कहा है कि NRC और NPR यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, पर बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है। हम यहाँ पर सिर्फ NPR या NRC के लिए नहीं जमा हुए, हम CAA के अगेंस्ट भी है। और CAA जो है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है। तो हमें अपनी बात जो है सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचानी है। हमारी लड़ाई यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट है ही नहीं। और रही बात जो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगा, तो हम चाहते हैं कि वो एक रेजोल्यूशन पास करे, जो स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिशियल जो साइट होता है उस पर नोटिफिकेशन आना चाहिए कि यहाँ पर सच में NRC और NPR इम्प्लीमेंट नहीं होगा। हजारों की तादाद में महिलाएं हैं, क्या एहतजाज खत्म होने वाला है इस आज के दिन? नहीं होने वाला। वो कमेटी की मीटिंग में मोदी था, मैं वहाँ हार चुका था, मगर जब मैं इस बाग में आया, जब इस मुंबई बाग में आया और नसीम सिद्दीकी और रईस शेख ने जब औरतों से बात की सुबह 4 बजे, सभी औरतों ने बोला कि हम लोग नहीं हटने वाले। ये ताकत मुझे मिली इन औरतों से और ये फैसला होना चाहिए इन औरतों का। वो नसीम सिद्दीकी, रईस शेख का फैसला नहीं हो सकता। जब से ये आंदोलन शुरू हुआ, ये आंदोलन नेताओं ने नहीं शुरू किया था, ये इनिशिएट हम लोगों ने किया था, इन औरतों ने शुरू किया था, वो तो बाद में आए। नंबर 1। नंबर 2, पहले दिन से कोई कमेटी बनने नहीं दी औरतों की। ये 7वें तारीख तक ये कुछ लोगों ने जब उखाड़ने की कोशिश की, ये महिलाओं ने डिफेंड किया आंदोलन, तब भी आंदोलन बचा। तब मैंने बोला अभी तो महिलाओं की समिति बनाओ, मगर कोई भी निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं को नहीं आने दिया था। सवाल ये कि एहतजाज कब खत्म होगा आपका? ये एहतजाज जारी रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ,
हम लोग पत्रकार परिषद इसलिए करें क्योंकि उन्होंने पत्रकार परिषद की मुंबई बाग के नाम से। मुंबई बाग इधर है, साहिल होटल में नहीं है। मुंबई बाग की औरतें यहाँ से फैसला करेगी, वो कहीं बलवास और साहिल होटल से नहीं होने वाला, ठीक है। और हमारी पत्रकार परिषद कल होगी और सब बातों की स्पष्टता दी होगी। अच्छा, आप एक बात ये बताइए, आप ये बताइए कि क्या आप यहाँ से उठने वाली है? नहीं, हम यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक ये सरकार ये काला कानून नहीं वापस देती। हम यहाँ से हरगिज नहीं हटेंगे, हरगिज नहीं हटेंगे जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। एनआरसी हटा दो फिर उठ जाएंगे सब। जब तक है तो जब तक कोई नहीं हटेगा। एनआरसी बंद कर दो, हम भी इधर से हट जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है वो बहुत ही बड़ी तादाद में खवातीन जमा हो चुकी हैं। ये पूरा मॉडर्न रोड जो है भर चुका है। पॉलिटिकल लीडर ने ये कहा था कि शाहीन बाग जो है वो आज 5 बजे तक खत्म होगा। होम मिनिस्टर को इस बात का यकीन दिलाया था। इसके बावजूद जो है ये औरतें ये कह रही हैं कि शाहीन बाग का एहतजाज खत्म नहीं होगा। बार बार बात करने के बाद, बार बार कम्युनिकेशन करने के बावजूद भी जो है वो शाहीन बाग का, मुंबई शाहीन बाग का एहतजाज जो है वो कमी होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है। कैमरा पर्सन सरोज जलाल के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। मुंबई शाहीन बाग का एहतजाज खत्म करवाने की तमाम तर कोशिशें नाकाम होती दिखाई दे रही है। मुंबई मोरलैंड कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुंबई शाहीन बाग के एहतजाज को आज 5 बजे तक खत्म करवाने का महाराष्ट्र के वजीर दाखिला से वादा किया था, लेकिन खवातीन हटने को तैयार नहीं है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के अराकीन ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एहतजाज को खत्म करने का ऐलान किया। कोऑर्डिनेशन कमेटी के रुकन और एनसीपी लीडर नसीम सिद्दीकी से बातचीत की हमारे नुमाइंदे मुहिउद्दीन ने। आप लोगों ने जो है वो होम मिनिस्टर से मुलाकात की थी, उसके बाद आपने कहा था कि 5 बजे तक खत्म कर लेंगे। आज आप खत्म करने वाले हैं। वुमेन प्रोटेस्टर जो है, जो एहतजाजी खवातीन बैठी हुई है, वो मानने को तैयार नहीं है, तो क्या आप उनको मनाने में नाकाम हो चुके हैं? नहीं, कुछ लोग जज्बाती बातें करके उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ संगठन हैं और कुछ उसमें इस तरीके के प्रोटेस्टर्स हैं, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं इस बात को समझ रही हैं और वो धरने को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं। मुझे उम्मीद है हमारा जो मकसद था, हमने उस मकसद को पा लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने हमको आश्वासन दिया है, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है, उन्होंने इस बात को कबूल किया है। मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम और गृह मंत्री ने महाराष्ट्र में एनआरसी लागू नहीं होगा। हमें सरकार की बात पर विश्वास करना चाहिए, सरकार को सहयोग करना चाहिए और इस धरने को समाप्त करना चाहिए। होम मिनिस्टर ने आपको लिख के दिया है, अगर होम मिनिस्टर ने आपको जो है वो आश्वासन दे दिया है, तो महाराष्ट्र असेंबली में जो है वो रेजोल्यूशन क्यों नहीं पास होता, जिस तरह राजस्थान में हुआ है, जिस तरह केरला में हुआ है, जिस तरह दूसरी रियासतों में हुआ है? यहाँ पर क्यों आप नाकाम हो चुके हैं? महाराष्ट्र की राजनीतिक हालात जो है वो अलग है। महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार है, इसलिए तीनों पार्टियों में सहमति बन रही है। हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं, हमारे जो एमएलएज है वो मांग कर रहे हैं पार्टियों को कि जिस तरीके से केरला और मध्य प्रदेश में रेजोल्यूशन लाकर इसका विरोध किया गया है, उसी तरीके का महाराष्ट्र असेंबली में भी जब 24 तारीख से असेंबली चालू हो तो उसमें रेजोल्यूशन लाने की जरूरत है। इस सिलसिले में हम हमारे नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से, शिवसेना के नेताओं से मिलने वाले हैं, अपील करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है 3 पार्टियों की सरकार है, सहमति बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो लोग इसमें सहमति बन जाएगी और इस तरीके का रेजोल्यूशन असेंबली में आ सकता है और उसमें पास हो सकता है। होम मिनिस्टर ने जो लिख के दिया है वो प्रेस नोट पे साइन है और वही प्रेस नोट जो है वो होम मिनिस्टर ने 3 दिन पहले प्रेस को दे दिया है, तो ये आप इसको कहाँ के लिए पर कर पाएंगे प्रेस नोट को? ये प्रथा रही है कि कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो लेटर होता है या जो स्टेटमेंट होता है उस पर कभी साइन करके नहीं दी जाती थी, लेकिन एक नया विश्वास पैदा हो, लोगों को शंका ना हो, इसलिए गृह मंत्री ने उसके ऊपर साइन करके दिया है। और साइन बहुत बड़ी चीज होती है देश में। साइन करने का मतलब है कि आप अपने आश्वासन को लिखित तौर से दे रहे हैं और उससे हटना आसान नहीं है। अगर वहां से अगर मुसलमानों के साथ इस मामले में थोड़ा गद्दारी होती है, तो आपको क्या लगता है कि आप जो है वो क्या कर पाएंगे? आपके लोग क्या करते हैं? आंदोलन के रास्ते खुले हैं। सरकार किसी भी की हो, अगर गलत निर्णय लेगी तो आंदोलन होगा, सरकार को झुकाया जाएगा। एक सवाल भी रात लिए है कि आप ये कह रहे हैं कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट है दिल्ली का, वो सियासी हथकंडा बन चुका है, मुंबई का सियासी हथकंडा बन चुका है, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है आपके? देखिए,
एक सर्वे आया है, आप लोग देखें, बीजेपी का वोट बैंक जो है 32 से 30 से 37% पे गया है, केजरीवाल का 57 से 45% पे आया है। इसका मतलब है कि शाहीन बाग को बीजेपी ने मुद्दा बना के राजनीतिकरण किया, ध्रुवीकरण किया, पोलराइजेशन किया और उसका लाभ उनको मिला। शाहीन बाग के मुद्दे के आगे बेरोजगारी के, महंगाई के, स्वच्छता के, गुड गवर्नेंस के मुद्दे जो है वो पीछे पड़ गए हैं। एक हफ्ता पहले तो आप भी शाहीन बाग के मुद्दे के साथ थे, आज कैसे आपको समझ में आ गया कि मतलब शाहीन बाग का मुद्दा जो है वो कमजोर है? देखिए, हर एक चीज की एक सीमा होती है। आप जो दवा खाते हैं, अगर वो डॉक्टर के बताए प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से खाएंगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन अगर आपने दवा का डोज 2 गुना 3 गुना कर दिया तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। खाना भी उतना ही खाना चाहिए जितना पच सके, इसलिए समय सीमा के अंदर ही सारे काम करने चाहिए। शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ मुल्क की बड़ी आबादी सड़कों पर है। इसके खिलाफ लोग अपने अपने अंदाज में एहतजाज कर रहे हैं। अमरावती में मुखन्नस बरादरी ने जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर के सामने अपने अंदाज में शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज किया और हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एहतजाजी मुखन्नस बरादरी ने शहरी तरमीमी कानून और एनआरसी को अपने खिलाफ बताते हुए इस कानून को मुखन्नस बरादरी के लिए गैर ज़रूरी और उनकी बरादरी को मजहब के नाम पर बांटने वाला करार दिया। शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ नांदेड़ में कुल जमाती तहरीक की जानिब से बेमुद्दत एहतजाजी धरना दिया जा रहा है। धरने में शरीक लोगों की रहनुमाई के लिए और अपनी बात को मौसर अंदाज में हुकूमत तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम लिए जा रहे हैं। ऐसा ही एक प्रोग्राम एहतजाजी मुशायरे के उन्वान से लिया गया। मुशायरे में शरीक शायरों ने अपने कलाम के जरिए शहरी तरमीमी कानून के खिलाफ सदाए एहतजाज बुलंद की। के रास्ता सबको दिखाया आज शाहीन बाग ने, रास्ता सबको दिखाया आज शाहीन बाग ने, कौम को जीना सिखाया आज शाहीन बाग ने। अनपढ़ों जाहिल कहा जाता था जिनको हर घड़ी लोग कयादत कर बताया आज शाहीन बाग ने। जुल्म जितना भी करो चुपचाप सह लेंगे सभी। किसी की ये सोच थी, किसी की ये सोच थी कि जुल्म जितना भी करो चुपचाप सह लेंगे सभी। रास्ता गांधी का बताया आज शाहीन बाग ने। क्या क्या न जुल्म ढाए सत्ता के वास्ते, कितना लहू बहाए सत्ता के वास्ते, और कितना ऊपर उठा दिया तुझे ये खबर न थी, गिर इतना तू भी जाए सत्ता के वास्ते। छोड़ो जिद अब प्यार से बोलो, छोड़ो जिद अब प्यार से बोलो, जहर फजा में इतना ना घोलो, और यूं ना हमारी जान से खेलो, ले लो वापस बिल वो ले लो। शहर शहर और जंगल जंगल खौफ के बादल छाते हैं, हल्की सी आवाज़ पे पंछी पेड़ों से उड़ जाते हैं। खून के सौदागर अमृत के सौदागर कहलाते हैं, डाल रहे हैं छेद उसी में जिस थाली में खाते हैं। मालेगांव शहर में एक तरफ तो सीएए और एनआरसी के खिलाफ जबरदस्त अनोखे एहतजाज हो रहे हैं, मगर दूसरी तरफ अवाम एनआरसी के लिए जरूरी दस्तावेजात भी जुटाने में मसरूफ है। मालेगांव शहर के प्राइमरी और हाई स्कूलों में हजारों अफराद अपने और आबा अजदाद के ट्रांसफर सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए पहुंच रहे हैं। इन लोगों का ये मानना है कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर की मुखालफत तो जरूरी है, मगर अपने कागजात सही कराना भी जरूरी है। कुछ लोग हम कागज नहीं दिखाएंगे से आज भी इत्तेफाक रखते हैं। तहरीक आज़ादी के सफ़े अव्वल के मुजाहिद भारत रत्न खान अब्दुल गफ्फार खान उर्फ सरहदी गांधी के यौम पैदाइश के मौके पर औरंगाबाद में महात्मा गांधी और सरहदी गांधी के अफकार पर एक मुबाहिसा हुआ। इस छोटी सी तकरीब में पख्तून लीडर खान अब्दुल गफ्फार खान की जिंदगी और उनके कारनामों पर मुफस्सल रोशनी डाली गई। रेड एंड लेड फाउंडेशन की जानिब से हुए इस प्रोग्राम में शहर के दानिश्वरों ने शिरकत की और खान अब्दुल गफ्फार खान को याद किया। इस मौके पर मारूफ अदीब असलम मिर्जा और सहाफ़ी नौशाद उस्मान ने सरहदी गांधी को सच्चा सेक्युलर लीडर करार दिया।
तवील इंतजार के बाद कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत की काबीना में तोसी हुई है। काबीना में 10 नए चेहरे शामिल हुए हैं, लेकिन इस तोसी के साथ एक जानिब बीजेपी के अंदरूनी इख्तलाफात मजीद बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं अक़लियतों की भी नुमाइंदगी को नजरअंदाज किया गया है। कर्नाटक में वजीर आला येडियुरप्पा की क़ियादत वाली काबीना की आखिरकार तौसी अमल में आई है। बेंगलुरु के राजभवन में हलफबरदारी तकरीब मुनक्किद हुई। वजीर आला येडियुरप्पा की मौजूदगी में रियासत के गवर्नर वाजुभाई वाला ने नए वज़रा को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। एसटी सोमशेखर, रमेश जारकीहोली, आनंद सिंह, बीसी पाटिल, बेरती विश्वराज, डॉक्टर सुधाकर, गोपाल्या, नारायण गौडा, शिवराम हुब्बार और श्रीमंत पाटिल ने काबीना वजीर की हैसियत से हलफ उठाया। ये तमाम नए वज़रा हाल ही में हुए ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के MLAs के तौर पर मुंतखब हुए हैं। इससे कबल उनका ताल्लुक कांग्रेस और JDS से था। ज़िमनी इलेक्शन में मुंतखब होने वाले बीजेपी के 11 MLAs में से 10 MLAs को काबीना में जगह दिलवाने में वजीर आला येडियुरप्पा कामयाब हुए हैं। लेकिन इस तौसी के बाद वजीर आला से बीजेपी के कई पुराने लीडर नाराज दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी की अंदरूनी इख्तलाफात खींचतान का असर हलफ बर्दारी की तकरीब में नुमाया तौर पर देखने को मिला। श्री रामलू, KS ईश्वरप्पा समेत पार्टी के कई अहम लीडरों ने हलफ बर्दारी तकरीब में शिरकत नहीं की। दूसरी जानिब येडियुरप्पा हुकूमत ने अक़लियतों की भी नुमाइंदगी को नजरअंदाज किया है। बीजेपी के मुस्लिम लीडरों के मुतालबे के बावजूद काबीना में किसी मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल नहीं किया गया है। हालांकि साबिक रियासती वजीर R रोशन बेग ने MLA के ओहदे से इस्तीफा देकर बीजेपी हुकूमत की तायीद की थी, लेकिन बीजेपी ने रोशन बेग को पार्टी में ही शामिल नहीं किया। अब येडियुरप्पा की इस काबीना में लिंगायत और वोकलिगा तबके का गलबा दिखाई दे रहा है। बेलगाम और बेंगलुरु को भरपूर नुमाइंदगी मिली है, लेकिन हैदराबाद, कर्नाटक, साहिली कर्नाटक की नुमाइंदगी में कमी देखने को मिल रही है। कुल 34 नशिस्तों वाली कर्नाटक की काबीना में तौसी के बाद 28 नशिस्तें पुर हुई हैं। अब 6 नशिस्तें खाली हैं। इन खाली नशिस्तों के लिए आने वाले दिनों में बीजेपी के हलके में भारी लॉबी देखने को मिल सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लूर की रिपोर्ट। बेंगलुरु में मजहबी रवादारी, हिंदू मुस्लिम भाईचारगी की एक ऐसी मिसाल कायम हुई है जो फिरका परस्तों, समाज में नफरत और दुश्मनी फैलाने वालों के लिए सबक है। जी हां, बेंगलुरु के बापूजी नगर में मुसलमानों ने मंदिर की असर नौ तामीर का बीड़ा उठाया है। यहाँ हिंदू और मुसलमान अपने अपने मजहब पर कायम रहते हुए इत्तेहाद का मुजाहरा कर रहे हैं। न्यूज़ 18 उर्दू ने बेंगलुरु के इस इलाके का जायजा लिया। बापूजी नगर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का खूबसूरत खुशनुमा मंजर देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं मस्जिद रज़ा। एक जानिब यहाँ से अज़ान की सदा बुलंद होती है। हर दिन 5 मरतबा अज़ान की सदा बुलंद होती है इस मस्जिद से। तो इसी मस्जिद के बगल में एक कदीम पुराना छोटा सा मंदिर है जिसकी असर नो तामीर की जा रही है। बड़ी ही अहम बात यह है कि इस मंदिर को मस्जिद कमेटी के ज़िम्मेदारान तामीर करवा रहे हैं। मस्जिद कमेटी के सरफ़ ख़ास से ये मंदिर तामीर की जा रही है। बताइए किस लिए मस्जिद कमेटी ने मंदिर को तामीर करवाने का फ़ैसला लिया? 3 साल पहले जो है ये मस्जिद का काम शुरू हुआ, तो हम लोग पूरा ये तामीरी का काम सब स्टार्ट कर दिया, पूरा करते। लेकिन जब हमारा काम शुरू हुआ और मुकम्मल हुए तक जो है ये लोग जो है हमारे हिंदू ब्रदर्स हम लोग को मुकम्मल उतना पूरा सपोर्ट दिया, अपना इत्तेहाद यानी कि पूरा कंप्लीट सपोर्ट दिया। हमारी कोई सीमेंट की गाड़ी आ रही है तो उसको आने के लिए रास्ता बना कर दिए, अगर से मट्टी की गाड़ी है तो वो भी उसके लिए भी जगह बना कर दिए। फिर हम लोग 3 साल पहले जब मस्जिद का काम शुरू हुआ, इतनी बड़ी मस्जिद की तामीर होगी तो हम लोग को अच्छा नहीं दिखा कि भाई यहाँ एक छोटी मंदिर रहे। तो हम लोग खुद उनसे बात करें, आपकी मंदिर को हम लोग तामीर करके देंगे। आपकी मंदिर को जैसा हम लोग मस्जिद चमकाए उसी तरह मंदिर को भी हम लोग जो है ग्रेनाइट डाल के एक अच्छा खूबसूरत एक मंदिर बना के देंगे। तो वो हमारे भाई लोग जो है बहुत खुश हुए, वो बात से खुश होकर गले मिले। इस इलाके में जो है मस्जिद के अतराफ ज़्यादातर हिंदू भाई हैं यहाँ पे? सर इधर हिंदू भाई भी है, मुसलमान भाई भी है, लेकिन इधर तो गलाटा या कुछ भी एक प्रॉब्लम इधर नहीं है, लेकिन सब भाई भाई जैसे ही इन लोग तो भी बहुत सपोर्ट करते हैं, हम लोग भी ऐसा ही हैं। यानी कि भाई भाई रहने की वजह से जो है यहाँ पर मुसलमान एक मंदिर तामीर करवा कर दे रहे हैं। हाँ सही बात बोले थे, हमें भी हमें तो मस्जिद बना ले रहे हैं, नेक्स्ट तुम्हारा मंदिर भी हमें बना के देते हैं बोले थे,
जैसा बोले हैं ऐसा अभी हमारा तो मस्जिद का काम ख़त्म हो गया, अभी मंदिर का काम शुरू करके हैं। मस्जिद के खतीब व इमाम मौलाना जावेद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरमाइए। हमारा मकसद यह है कि हम यहाँ बचपन से हैं और हमेशा हिंदुस्तान में हैं और इंशाअल्लाह हिंदुस्तान में हमेशा रहेंगे, और हमारा मज़हब भी यही सिखाता है कि हम आपस में मिलकर रहना है और आपस में भाईचारे के साथ रहना है। तो हम यहाँ हिंदू और मुसलमान दो भी भाई भाई हैं हमारे, हम लोग मिलकर हैं, हमारी मदद वो करते हैं, वो हमारी मदद करते हैं। ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಬೂಜಿ ನಗರ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಂಬಾಳಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ಹಳೆ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನೇ ವಫಾದಾಯಿತು ಮಾಡಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರಾಗ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹೀಮ್ ಸಾಬ್, ರಿಯಾಜ್ ಸಾರ್. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ರಿಯಲಿ ತುಂಬ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಮಸೀದಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಇದರಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. और इसी वादे के साथ यहाँ पर इत्तेहाद और इत्तेफाक का खूबसूरत मंज़र बेंगलुरु के बापूजी नगर में देखने को मिल रहा है। आज जहाँ समाज में नफ़रत फैलाने की कोशिश होती है, जहाँ अदावत और कदूरत को आम किया जा रहा है, वहीं दोस्ती, भाईचारगी और मजहबी रवादारी को परवान चढ़ाने की भी कोशिशें देखने को मिल रही हैं। और यही हिंदुस्तान की बड़ी ताकत है जिसे आज तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है, हिंदू सिता हमारा। कैमरामैन शिव कुमार के साथ रऊफ़ अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, बेंगलुरु। कर्नाटक के रायचूर जिले के वक्फ ऑफिसर उमैर अहमद ने बताया कि कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड की जानिब से खिदमात से सुबुकदोश होने वाले बुजुर्ग आइमा किराम और मौज़नीन के लिए एजाज़िया देने के अहकामात जारी किए गए हैं। उमैर अहमद ने मीडिया को बताया कि औकाफ में दर्ज रजिस्टर मसाजिद में तकरीबन 10 साल तक खिदमात अंजाम देने वाले और 65 साल से ज़ायद उम्र वाले आइमा किराम और मौज़नीन इस स्कीम के लिए अहल होंगे। उन्होंने बताया कि सीनियर सिटीजन इमाम को 2000 रुपये और मौज़िन को 1500 रुपये एजाज़िया दिया जाएगा। 65 एज क्रॉस हुई है, वो अब फ़िलहाल रेस्ट कर रहे हैं यानी रिटायर हुए हैं, उनके लिए एक नया स्कीम हदिया देने का स्कीम जारी किया गया है। पेशमाम के लिए 2000 रुपये और मौज़न के लिए 1500 यानी 1500 रुपये हर माहाना दिया जाएगा। ये वक्फ बोर्ड की जानिब से एक नया स्कीम है। मैं सभी जो एलिजिबल ये है बेनिफिशियरी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो रायचूर वक्फ बोर्ड को पहुँचकर अपने डॉक्यूमेंट्स पे 65 एज क्रॉस हुए सो एक सीनियर सिटीज़न कार्ड, अगर सीनियर सिटीज़न कार्ड आप नहीं बनाएं तो एनी डॉक्यूमेंट आपके जो एज 65 हुई बोलने के प्रूफ के वास्ते वो एक देना है। जिला बीदर के किसान मरकजी और रियासती हुकूमत की किसान मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ बीदर के डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के रूबरू रात और दिन का मुसलसल एहतजाज मुनज़्ज़म किए हुए हैं। इन किसानों का मुतालबा है कि जिस तरह गुज़िश्ता साल किसानों की फसल तूर और मूंग जिस मिकदार में खरीदी गई उस तरह इस साल भी खरीद जानी चाहिए। किसान एक हर किसान के 20 कुंटल माल अनाज देते थे। अभी ये बीजेपी सरकार आने के बाद 20 कुंटल के बजाय 10 कुंटल को तुअर लाए, मूंग और उड़द 20 कुंटल के बजाय 6 कुंटल को खरीदी करने का जो व्यवस्था पॉलिसी बनाए, और कर्ज माफ के जो पीएलडी बैंक और अपेक्स बैंक के करिए और डीसीसी बैंक का नहीं है, जो डिफॉल्ट रहे उनका जो ब्याज माफ है वो आज डीसीसी बैंक में जो एक किसान 10 लाख लिए तो 4 लाख होके बैठे, उस किसान का माफ नहीं है। ऊपर की खरीदी एक आदमी को खाली 10 थैले लेने का ऐलान किया है सरकार ने। इसके विरोध में आज हमें डीसी ऑफिस के सामने हमारा आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि कैसा क्या किए थे सरकार ने, एक आदमी से 20 थैले ऊपर लेने का वादा किए और लिए भी। ये साल क्या कर रहे हैं, खाली 10 थैले ले तो बोल के ऐलान कर रहे हैं। गुलबर्गा में जारी अखिल भारतीय कन्नड़ा साहित्य सम्मेलन में तस्वीरी नुमाइश को जबरदस्त पजीराई मिल रही है। बिलखुसूस गुलबर्गा की तारीख पर मुश्तमिल तस्वीर को अवाम काफी पसंद कर रही है। आप देखिए रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत, आदाब।
गुलबर्गा कई लिहाज से तारीखी हैसियत रखता है। जनूबी हिंद में कायम होने वाली पहली मुस्लिम सल्तनत बहमनी सल्तनत का पाया तख्त गुलबर्गा ही था। लिसानी व जोग्राफियाई एतबार से भी गुलबर्गा को इंफरादियत हासिल है जो कि तारीख में महफूज है। गुलबर्गा की इसी तारीख को तस्वीरों की ज़ुबानी यहाँ पेश की गई है। क़ब्ल मसीह के अजीम हुक्मरां अशोक आज़म की वाहिद दस्तयाब तस्वीर भी गुलबर्गा में ही मिलती है। दुनिया की सबसे बड़ी तोप भी गुलबर्गा में ही मौजूद है। दुनिया में रिसर्च करने के बाद तब पता चला हमको, एक है निज़ामाबाद में 23 फीट का तोप है, एक 20 फीट का तोप है हमारे जयपुर में है। उससे भी सबसे बड़ा दुनिया में जो है ना तोप, जब रिसर्च करने के बाद हम हमारे तोप को जाके जब टेप लेके माप के देखने के बाद ये अभी तोप है 29 फीट का तोप है। दुनिया में देखने को कहीं भी नहीं मिलता। यह राजा अशोक और अशोक इधर आके इधर ही मर गया, उसका समाधि भी इधर है, उसका नाण्य भी इधर है, पूरा फैमिली का फोटो, उसका जातक कथेकल पूरा इधर मिलता है। ఒక సంతోషమైన విషయం, మీ ఆశీర్వాదంతో